द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम एक व्यक्ति के साथ बैठे हैं जो डंसाल से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जम्मू के रहने वाले हैं। इनके साथ बातचीत करेंगे। बातचीत इस तरह से है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आप बहुत समय से ऐसी चीज़ें देखते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो रोज़ किसी पटवारी या किसी जूनियर असिस्टेंट को रंगे हाथों पकड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर ऐसी गर्दोरियाँ लगते रहती हैं जहाँ पे ऑलरेडी प्रोहिबिशन कानून के अंदर रेवेन्यू एक्ट के अंदर होती है। उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंकुश जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी, बलबीर सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी बताएं आप क्या इशू है, क्या इशू बना? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि जो आपने मुझे अपने ऑन कैमरा बोलने का ये मौका दिया। तो मेरी ग्रीवेंस ये थी कि एक ज़मीन है जनाखा में पाई जाती है, तहसील डंसाल के अंदर। उस ज़मीन में इंक्रोचमेंट हो रही थी, जो ज़मीन किस्म गैर मुमकिन चोई है। मैंने उसके ऊपर एक एप्लीकेशन मूव की तहसीलदार डंसाल को। एप्लीकेशन के ऊपर मैंने ये मेंशन किया था कि जो गैर मुमकिन चोई में इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसको स्टॉप किया जाए और इंस्पेक्शन करने के बाद डिमोलिश भी किया जाए। जब मैंने ये एप्लीकेशन दी तो काम कंटिन्यू चलता रहा। एप्लीकेशन मार्क होती है 8 जनवरी 2026 को। 8 जनवरी 2026 को एप्लीकेशन मार्क होती है और 22 जनवरी 2026 को जाके इंस्पेक्शन पटवारी करता है। अब सोचने वाली बात है कि 8 तारीख से 22 तारीख के बीच में उसको मना किए नहीं, काम चलता रहा। अगर वो 8 तारीख के बजाय 12 या 10 को ही इंस्पेक्शन कर लेती तो शायद 15 को काम रुक भी जाता। जब पटवारी ने इंस्पेक्शन की, पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि वाटर बॉडी को बंद कर रहा है, जो कि पटवारी ने ये रिपोर्ट में लिखा है बॉडी को बंद किया जा रहा है। और पटवारी की रिपोर्ट में जब ये मैंने पढ़ा है, उन्होंने मुझे सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी। मैंने अप्लाई वाटर बॉडी कॉमन है, वाटर बॉडी लैंड निर्भर है। देखो, ये दो बातें हैं। एक तो वाटर बॉडी कॉमन है, सबके यूज़ के लिए है, सबको बेनिफिट मिलता है उसका। अपने कैटल को पानी पिलाने के लिए आते हैं, गर्मियों के मौसम में बैठते हैं, मतलब पानी इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल वाटर भी फ्लो हो रहा है वहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि वो लैंड भी कॉमन, मतलब लैंड एक तो है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस गैर मुमकिन चोरी का फ़ायदा जो लोग रहे हैं तो उस ज़मीन में उनका भी हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी चाहे ना हो, लेकिन फ़ायदा तो वो ले रहे हैं। हम किसी को फ़ायदा लेने से मना भी नहीं कर रहे। गैर मुमकिन चोरी तो है, इसके पीछे तो ऑनर ही है ना, लैंड ऑनर ही है ना, किसी की तो ज़मीन है ये। देखिए, अगर ज़मीन है तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे पास भी है, वही ज़मीन हमारे कब्जे में भी है, हमारी भी गर्दौरी चल रही है वहाँ पे। आप को शेयर हैं, बोथ जो इनक्रोच कर रहे हो और आप दोनों। बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई भी गैर मुमकिन चोरी अगर किसी की मलकियत भी है, उसमें आप कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते। कि किस कानून के तहत? ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एक्ट 1996 का ये एक्ट है। इसमें अंडर सेक्शन 133 के ये प्रावधान में लिखा हुआ है साफ साफ कि आप इसमें कोई कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते। और अगर करते भी हो तो इसमें ये BNS अपना 224-25 ये आई हुई है। अगर तहसीलदार उसको मना करता है या फिर तहसीलदार उसको अलो करता है अगर, तो तहसीलदार के ऊपर भी ये सेक्शन लागू है 221 के अंतर्गत कि उसने उसको मना नहीं किया। तहसीलदार ने जब आपने एप्लीकेशन रिटर्न में दी थी, क्या तहसीलदार ने उस एप्लीकेशन पे कोई कॉग्निजेंस लिया और क्या उसको मना किया गया? नथिंग एक्शन, कोई एक्शन तहसीलदार ने नहीं लिया। जब मैं वर्बली तहसीलदार के पास गया, आपने ये सेक्शन मेंशन नहीं की थी कि मैंने लिखा हुआ है जनाब, आप देखिए ना, मैं आपको एप्लीकेशन में बताता हूँ। एप्लीकेशन में साफ साफ मैंने लिखा हुआ है कि मैं आपको बताता हूँ कि एनी इंक्रोचमेंट फाइलिंग और कंस्ट्रक्शन ओवर द सच नेचुरल वाटर कोर्स इज एक्सप्रेसिवली प्रोहिबिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाटर रिसोर्स रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2010। The said land cannot be treated as private property and any occupation thereon is illegal, void and liable to be removed। इसमें आप भी मालिक हैं जो शामिल। देखिए, हम इसमें मालिक हैं। मलकियत को आप एक साइड पे छोड़ दीजिए। मैं ये कहता हूँ, अगर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट ये कहता है कि आप उसमें कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते,
फिर क्यों? कंस्ट्रक्शन अगर कोई एक व्यक्ति उठ के कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसको इनक्रोच कर रहा है लैंड को, वो उसमें मालिक था, वो करने की कोशिश कर रहा है, तो आप देखिए उसको रोक अगर उसका सकते हैं अगर उसका कानूनी। अगर उसकी स्टेटमेंट ये हो, जो नॉन एप्लीकेंट है, उसको ये लग रहा हो कि ये मेरी मलकियत लैंड है, अगर उसको ये लग रहा हो कि मैं इसमें कर सकता हूँ, बट उसको ये भी चाहिए ना कि अगर मलकियत लैंड है उसके पास, वैसे तो उसकी आपका कहना ये है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी को उसको अवेयर करना था कि भाई ये आप जो कर रहे हो कानूनी गलत है। सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन है कि खड्ड के जो है जो कोई बंद नहीं कर सकता, चाहे वो मलकियत है। इवन कि अगर आप उसकी नेचर चेंज कर भी देते हो, फिजिकली वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, तो भी आप उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। नहीं, आप ये कह भी रहे तो थे, है ना। आपने अभी कहा था कि उसके अलावा क्या किसी रेवेन्यू के ऑफिसर ने, किसी पटवारी ने, किसी गर्दौर ने इसको चेंज किए, गर्दौरी दी किसी को, या इसका देखिए, नेचर चेंज करने की जो कोशिश की? उसके लिए कोई एप्लीकेशन उसने दी होगी या नहीं दी होगी मुझे नहीं पता, बट अगर किसी ने दी होगी तो मुझे उन्होंने नोटिफिकेशन उन्हें बताना चाहिए था ना मेरे को, क्या देखो ये हमने नेचर चेंज कर दिया है। मेरे पास जो गर्दौरी आज भी पड़ी है उसके ऊपर साफ तौर पे ये लिखा हुआ गैर मुमकिन चुई है। मेरी 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 अगर आप कह रहे हो गैर मुमकिन चुई है, मैं मानता हूँ। आपने कहा कि वो उसको इनक्रोच करने की कोशिश कर रहा है, अगर इनक्रोच कर रहा, क्या रिकॉर्ड में कहीं ऐसी टेम्परिंग हुई कि, या उसके नाम, उसने अपने नाम की कोई गर्दौरी लगाई है, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए उसकी गर्दौरी चल रही है, गर्दौरी चल रही है, क्या जो लैंड का नेचर गैर मुमकिन चुई था, मेरा सवाल अच्छे से समझे, उसमें वो चलेगा क्योंकि आप और शेयर, आप भी मालिक हैं, वो भी मालिक हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि गैर मुमकिन चुई का लैंड का नेचर चेंज करके वो उस पर गर्दौरी लगाई, ऐसा कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया है? ऐसा नहीं हुआ, जबकि उसकी गर्दौरी चल रही है, बट लैंड का जो नेचर है वो गैर मुमकिन चोई ही है, और ये ना ही चेंज हो सकता है, और ना ही उसने करवाया है। हाँ। और करवाएगा क्या, उसने अब तो एप्लीकेशन दी भी नहीं होगी तहसीलदार को, तो ये होता थोड़ा ना। जैसे कोई अथॉरिटी किसी के पास पावर है कि वो काइंड ऑफ नेचर चेंज कर सके, जो कोई फाइनेंशियल कमिश्नर का ऑर्डर आएगा तो जाके हो सकता है, अदरवाइज मैंने तो अब आपकी ग्रेवेंस सिर्फ ये है कि ये इनक्रोचमेंट जो है ये रुकनी चाहिए। मेरी लिटिगेशन यही थी कि जो ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है ये इलीगल है, बस यही थी। इन्होंने नहीं रोका, इन्होंने नहीं रोका, काम चलता रहा, एप्लीकेशन लगी, इन्होंने नोटिस उसको भेजा नहीं भेजा मुझे नहीं। कहीं कहीं पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, होता क्या है, अगर कोई एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेंट एप्लीकेशन फाइल करता है ना, तो ये देखते हैं कि इनकी मतलब कि नेग्लिजेंस होती है, काम अगला बंदा करता रहता है। जब उसका काम हो जाता है फिर यही लोग उसको बोलते हैं तो ये काम कर, कोर्ट में चले जा, स्टे ले ले, क्योंकि उसने काम कर लिया, स्टे ले लेगा, उसका काम हो चुका होगा। अब हम तहसीलदार के पास जाएंगे, जनाब आपको एप्लीकेशन मूव की थी। साफ कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ है, एप्लीकेशन जब मार्क हुई तो उन्होंने पटवारी को लिखा होगा या नायब तहसीलदार को लिखा होगा, उसके बाद जो डिले बरता गया कि आप तब तक कंस्ट्रक्शन कर लो, बाद में हम आएंगे, बाद में हम रिपोर्ट देंगे। देखिए बहुत आसान है ये कहना, अगर 8 तारीख को एप्लीकेशन लगती है, 22 तारीख को जाके इंस्पेक्शन होती है, ओके, और 8 से लेके 22 वो कंस्ट्रक्शन कर लेता। उन्होंने क्या वहाँ पे कोई घर बनाया है, क्या किया? ऐसी बात नहीं है, 2-3 दिन काम बंद किया उसने, तहसील में गया, नायब तहसीलदार से मिला, वो मुझे नहीं पता कि नायब तहसीलदार को कुछ दिया होगा तभी आके, मैंने कह सकता दिया, बट इससे यही आया होता है कि शायद कुछ दिया हो उनको खरीद लिया हो, तभी नॉन एप्लीकेंट काम कर रहा है। अदरवाइज क्या रेवेन्यू एजेंसी के पास इतनी पावर नहीं थी कि उस काम को वो डिमोलिश भी कर सकते, रोक भी सकते थे, ठीक है, नहीं थी। और होता क्या है, अक्सर काम हो जाता है, फिर यही तहसीलदार कोर्ट में भेज देते हैं, और जब हम तहसीलदार को पूछते हैं जनाब क्या क्या कहते हैं, जी मैटर प्री सब जुडिस है, ये बोल देते हैं। अब क्या होता है कि नॉन एप्लीकेंट अभी जो कंस्ट्रक्शन की है, किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन की है? उसमें ऑलरेडी ये अपना जिस लैंड की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी नेचर गैर मुमकिन चोई है, उसमें एक चक्की आटे की जो चल रही है वो पुरानी चल रही है, वो भी उसके ऊपर भी मैंने एक आरटीए लगाई हुई है, उसका जवाब वो तो पहले हाँ जी, पुराने ज़माने में वो पुराना ज़माना, ज़्यादा पुराना ज़माना में नहीं है, बट मैं इसकी मतलब मेक श्योर नहीं हूँ कि वो 2010 से पहले लगी है या बाद में लगी है, बट अगर लगी भी होगी 2010 से पहले तो भी किस डीसी ने परमिशन दे दी गैर मुमकिन चोई में आप चक्की लगाओ? किराना स्टोर चल रहा है, उसके बाद उसने कमरे बनाए, हम नहीं बोले, हमने कुछ नहीं बोला। अब उसमें फिजिकल वाटर फ्लो, नेचुरल वाटर आ रहा है ऊपर से जनाब, बिल्कुल पानी आ रहा है, जहाँ से हमारी कैटल्स जाती थी और ये बफेलो वगैरह बैठती थी वहाँ पे, वो जगह उसने बंद कर दी है। और अभी आके उसने एक नेचर ऐसा कर दिया कि कभी लगता ही नहीं कि यहाँ पे पानी भी था, दीवार ऐसे चढ़ाई थी उसने, ऐसे दीवार थी, पानी इधर भी था, जेसीबी से उन्होंने मलबा लाया, फिलिंग कर दी, गेट शेड लगा दिया। और एप्लीकेशन अगर 8 तारीख को लगती है जनाब, इन्होंने नोटिस कितनी तारीख को भेजा वो भी आपको दिख जाएगा, अगर ये मुझे देंगे, मैंने आरटीवी लगाई है। बट वैसे भी अगर आप पूछना चाहो तहसीलदार को कि आपने नोटिस किस डेट को दिया, एप्लीकेशन किस डेट को आई, इंस्पेक्शन किस डेट को हुई, तो जनाब इन्होंने इतना टाइम लगाया। मैं तो कहता हूँ अगर ऐसी जगह पे बंदा एप्लीकेशन ना भी दे, सिर्फ वर्बली बता दे ना, तहसीलदार इंस्टेंटली मार्क हुई थी एप्लीकेशन, ये उस दिन तहसीलदार नहीं थे, उस दिन नायब तहसीलदार ने मार की थी पटवारी को,
और मैंने पटवारी को बोला, मैंने अपनी जेब से रिक्शा करके पटवारी को उसको रिक्शा वाले को पैसे देके पटवारी को मौके पे लाया और वापस छोड़ा। पटवारी ने बोला मेरे पास गाड़ी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जेब से पैसे दे के तो इनको पहले इंस्पेक्शन करवाए ना। मैंने भी बोल दिया मैं चलो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 100 रुपये की बात है, 200 रुपये की बात है, रिक्शा वाले मैं दे दूंगा। बट अगर मैं इनको बोलता मेरे पास गाड़ी नहीं है तो ये रिपोर्ट में क्या लिखते हैं, ये एप्लीकेंट ने मेरे को गाड़ी नहीं भेजी स्पॉट करने के लिए। ये क्या, ये ऐसा बोलते हैं? देखिए, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली पे सवाल उठ रहा है। मेरी गुहार रहेगी कंसर्न डंसाल के जो तहसीलदार साहब हैं या तहसीलदार साहिबा हैं उनसे कि कॉग्निजेंस लिया जाए इस मैटर पे। अगर गैर मुमकिन खर्च पे प्रोहिबिटेड है जिस एक्ट के तहत अंकुश जी ने कहा है, तो आपको कॉग्निजेंस लेना ज़रूरी है। आपने कोई उसकी अपील वगैरह की? बिल्कुल, जब मैं इंस्पेक्शन के दौरान ही, उससे पहले मैं चला गया था। अब मैं आपको एक बार, डिप्टी कमिश्नर ने क्या किया? मैं एक आपको बात बताता हूँ। जब एप्लीकेशन दी मैंने, उसके कुछ दिनों के बाद मैं वर्बली गया, मैंने कहा मैम एप्लीकेशन दी थी ऐसे से, तो उन्होंने मेरे से बड़ी रफ लैंग्वेज यूज़ की मेरे साथ। रिकॉर्ड था कोई? देखो अब मुझे बताओ, तहसीलदार जो आपने एप्लीकेशन दी है, आपने उस एप्लीकेशन पे जब आपने दी कोई रिसीट ली, कोई नंबर डेट लगा या नहीं? बिल्कुल, मेरे पास ये रिसीट पड़ी है, तहसीलदार ने जो मार्क की है पटवारी को। मैंने यही तो डेट बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज मैं आप कैसे कहोगे कि 8 तारीख को एप्लीकेशन मूव की है। जब इस एप्लीकेशन का स्टेटस पता करने गया, इस एप्लीकेशन पे नंबर डेट नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट मार्क की है ना, नंबर डेट लेटर से। अच्छा, एक मजेदार बात और बताऊं। हाँ, मैं इसलिए ये क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पुट कर रहा हूँ कि मुझे पता है, मैं जब भी किसी रेवेन्यू के ऑफिसर के पास जाता हूँ, सबसे बड़ा फ्रॉड ये है, सबसे बड़ा फ्रॉड ये है, आप अगर कोई एप्लीकेशन देते हो, उनके पास एक रजिस्टर के अंदर आपकी एप्लीकेशन पे ऊपर नंबर डेट लगेगा और फिर मार्क होगी, जिस ऑफिसर को मार्क होगी फिर जाके आपका वो ऑथेंटिक एविडेंस बनता है। देखिए, इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, हम इस चीज के भी लिए इतना ऑब्जेक्शन नहीं करते, क्योंकि 2 तरीके हैं। अगर ऑफिसर अंदर बैठा है तो डायरेक्ट मार्क कर देता है, डायरेक्ट कॉपी देता है, वो हमें ये बोलते हैं फोटो ले लो, लगाना है। बट वो कोई, इन्होंने साफ इनकार करते, कहते ये तहसीलदार बैठे आप मार्क करवा दो भाई, नंबर डेट तो लगाओ। पता क्या बोलते हैं जी, हमारे पास सेक्शन ही कोई नहीं है। अच्छा, वो करेगा। ये गुड गवर्नेंस जो पॉलिसी है उसकी एक मिसाल है कि अगर जितनी ग्रेवेंस हर जगह जाती है, हमने ये कोर्ट कचहरी के अंदर देखा, आपकी एप्लीकेशन डस्टबिन में डाली जाती है। ये किस तरह का प्रोसीजर है? और तहसीलदार या नायब तहसीलदार एक रेवेन्यू कोर्ट के ऑफिसर हैं। देखिए, अगर रिसीविंग की बात हुई ना, हम कोई भी एप्लीकेशन लेके जाते हैं, जैसे मैंने ये एप्लीकेशन जब दी तो पटवारी ने रिपोर्ट की, तो पटवारी की रिपोर्ट की सर्टिफिकेट कॉपी लेना मेरा अधिकार है, मैं ले सकता हूँ। मैंने जब गया, मैंने अपने भाई को भेजा एप्लीकेशन देके, मैंने कहा ये रिसीविंग में दे देना। कहते जी ये रिसीव हम नहीं करेंगे, वो करेगा। डॉक्यूमेंट है। लिसन, जब बोलते हैं कि ये मैं नहीं करूंगा, जो 4th क्लास के वहाँ पे एम्प्लॉय लगे हुए, कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, मेरा जीआर का काम है, ये बंदा करेगा। मेरा भाई उधर गया, उसने बोला ये मैं नहीं करूंगा, ये गर्दौर साहब करे। मुझे बताओ, गर्दौर रिसीविंग करके देगा आपको? गर्दौर को क्या सोचते हो आप कि वो चपरासी है? गर्दौर को क्या समझते हो आप कि वो चलता फिरता वो कोई एम्प्लॉय है? कहने का मतलब ये होगा जिसके पास, देखो रिसीव करना ऑफिसर का काम नहीं है, ऑफिसर का काम है मार्क करना, रिसीव करना 4th क्लास या किसी को भी जो भी उसका डेजिग्नेशन होता है उसका काम होता है। कार्ड क्यों नहीं मांगते हैं? उनके पास कौन सी कॉपी है जो ये डेली ग्रेवेंस? मैंने ये चीज मांगी है कि आपकी तहसील में सी सेक्शन है, अगर है तो उसका उस एम्प्लॉय का नाम डेजिग्नेशन बताओ मुझे क्या है। डेटा दे दो, डेटा भी दे दो कि दिन की कितनी ग्रेवेंस आती है। भाई आपको रिसीविंग देंगे क्यों? आपको नहीं पता कि जब रिसीविंग मिल जाएगी तो इनके पास एविडेंस हो गया। ये जो अभी क्वेश्चन पुट हो रहा है, ये मेरी जितनी भी आम पब्लिक हमें देख रही है, वो जब भी तहसील ऑफिस में जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाते हैं, सबसे पहला अधिकार है आपका उस कॉपी की, वो जो आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसकी कॉपी लेना, उसके साथ रसीद के साथ उस पर नंबर डेट होना चाहिए, और नंबर डेट के साथ ही आपका वो लेटर कहीं पे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पूरे जम्मू कश्मीर की गुड गवर्नेंस पे। पूरे जम्मू कश्मीर के डिप्टी कमिश्नरों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ये चीज़ हर एक तहसील ऑफिस में होती है। इवन DCOM साहब के नॉलेज में भी ये बात होनी चाहिए कि आम पब्लिक इतनी सफ़र होती है। आपके ऑनलाइन पोर्टल हैं, अब ई ऑफिस आ चुका है, ई ऑफिस के अंदर काम हो रहे हैं, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट तहसीलों के अंदर या न्याबतों के अंदर जो आम जनता जाती है, उन आम जनता के लेटर जितने होते हैं वो डस्टबिन में डाले जाते हैं। देखिए, इससे एक चीज़ का और भी फर्क पड़ता है लिटिगेंट को। अगर कोई लिटिगेशन करेगा, मान के चलो कि मेरे तहसीलदार ने नहीं सुनी, मैं वकील के पास जाता हूँ, मैं DCOM के पास जाता हूँ, बोले कि कहाँ दी एप्लीकेशन, मैं कब रसीद नहीं मिली। जाहिर सी बात है, मेरा केस कैसे बनेगा आगे? इसलिए तो रसीद नहीं देते ये, इनको पता है रसीद दे दी तो उनके पास एविडेंस। कहने का मतलब है कि इंटेंशनली होता है ये चीज, अक्सर यही होता है। क्यों नहीं देते हैं? और ये पता क्या कहते हैं जी, हम कॉपी नहीं देते।
मेरा राइट है, फीस है, मैं फीस दूंगा बाकायदा जो पर वो तो सर्टिफाइड कॉपी की बात आ गई, लेकिन क्यों नहीं कर सकता? सुनो, कानून ये कहता है कि हाँ। जिस एप्लीकेंट ने जो चीज, उसकी कॉपी तो उसका अधिकार है ना। अधिकार है ना। मैं कहता हूँ अगर वो सर्टिफाई के लिए अप्लाई करते हैं, चलो ठीक है। सर्टिफाइड तो है, जिस वक्त आपको कहीं लिटिगेशन में जाना है वहाँ कोर्ट उसको अगर accept नहीं मुझे आप एक करेगा। चीज बताएं, आपने कोई कॉपी सर्टिफाई के लिए अप्लाई किया, आपको कोई उन्होंने मार्क करके फिर दी ना, सर्टिफाई कॉपी दी, आप दूसरे बंदे के पास जाते हो, आप उसको बोलते हो मैंने सर्टिफाई के लिए अप्लाई किया था, वो आपको पूछता है जी बताओ कहाँ अप्लाई किया, आप क्या बताओगे उसको, कोरा फॉर्म दोगे उसको कि ये अप्लाई किया था, कहाँ है ये मार्क, कहाँ लिखा हुआ है, अप्लाई किया था, क्या एविडेंस है। मैंने आरटीआई लगाई, मैम ने अपने पास कहा थी ऑनलाइन करो, मैं ऑनलाइन कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं, ऑनलाइन प्रोविजन है इसमें, ऑनलाइन नहीं हो रहा था मेरी। सर्टिफाइड का या ये आरटीआई से? मैं आरटीआई की बात कर रहा हूँ, आरटीआई मैंने ऑफलाइन दे दी, मैंने कहा आप ऑफलाइन ले लो, इसलिए दी क्योंकि ऑनलाइन नहीं हो रही थी, अगर एक बार हो भी गई थी बट मुझे उसका रिसिप्ट नहीं मिली। अच्छा, आप क्या किया आपने? technical डीसी issue साहब ने होगा। क्या किया उसके बाद? जब मैंने डीसी साहब, अब देखो, अब डीसी साहब को मैंने एप्लीकेशन दी, पूरी स्टोरी उसके ऊपर लिखी कि ऐसे ऐसे एप्लीकेशन दी, ऐसे ऐसे मैंने उनको पूछा, उन्होंने मुझे वैसा रिप्लाई किया, एक कंप्लेन बनाई, मैं कंप्लेन बनाई मैंने अगेंस्ट तहसीलदार एज वेल एज नायब तहसीलदार जज्जर कोटली। ओके, अब डीसी साहब क्या करते हैं, एप्लीकेशन को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और सेम एप्लीकेशन को कहाँ मार्क कर देते हैं, सेम तहसीलदार को, जबकि अपने खिलाफ खुद इंक्वायरी निषेध कर, भाई तू कर सकता है कि ऐसा ऐसा कोई प्रोविजन है? प्रोविजन ही नहीं। हालांकि आप डीसी साहब ने, हो सकता है उन्होंने नहीं पढ़ी हो या उन्होंने सोचा होगा कि मैं उनसे बात कर लूंगा, मैं नहीं कह सकता कि डीसी साहब ने आप क्या सोचा physically होगा, मिले वो डीसी साहब? ड्यूटी कमिश्नर, बिल्कुल वो आपने ड्यूटी, ये चीज कही उनको कि मैंने उनका रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जनाब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे एक बार एप्लीकेशन पढ़ लें, पता चल जाए कि मेरी ग्रीवेंस है क्या। उन्होंने बोला मैंने पढ़ ली। डीसी साहब इस खबर को देखेंगे। बिल्कुल देखिए, डीसी साहब को ये भी याद होगा कि मैंने वैसे किया था, और उसके बाद जब मैं बाहर आया ना, मैंने सरदार जी हैं वहाँ पे, उनके पीए हैं या क्लर्क हैं, हाँ। मुझे नहीं पता, हाँ। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर एक चीज बताना, ये एप्लीकेशन मैंने उनके अगेंस्ट लिखी, तहसीलदार के अगेंस्ट, डीसी साहब ने उन्हीं को मार्क कर दी, उसने उन्होंने उस टाइम फोटो क्लिक किया तो डायरेक्ट तहसीलदार नरसाल को भेज दिया। तो मैंने कहा सर ये अपने खिलाफ उसके बाद तहसीलदार कैसे ने करेंगे, आपको बुलाया? सुनो ना, जब मैंने बोला इंक्वायरी इनिशिएट कैसे करेंगे, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं वो बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उनके पास एप्लीकेशन पहुंच गई थी, गरदौर ने वर्बली बात की थी मेरे भाई के साथ, यार ऊपर से ऑर्डर करवाया, ये वो, हम नोटिस भेज रहे हैं उसको। जिस दिन वो गेट लगा रहा था ना नॉन एप्लीकेंट, उस दिन नोटिस भेजा था, लेकिन वो चौकीदार लेके नहीं गया। जब गेट शेट लगा दिया, कंप्लीट कर दी कंस्ट्रक्शन, तो नोटिस आ गया उसको। अब अब आपको कोर्ट बंदा जाना कहता है कि मैंने बना लिया, पड़ेगा। अब आपको कोर्ट जाना लेकिन पड़ेगा। देखो कोर्ट तो मैं जाऊंगा, कहने का मतलब ये हुआ कि हम पहले एप्लीकेशन तहसीलदार को दें, फिर हम पहले नायब तहसीलदार को दें, फिर तहसीलदार के पास जाएं, फिर डीसी साहब के पास जाएं, फिर डिवगाम में जाएं, फिर हम कोर्ट में जाएं। लिटिगेशन को इतनी परेशानी करना पड़े तो फिर तो कोई लिटिगेशन करे ही ना। मुझे बताओ, अगर कोर्ट में जाना है तो तहसीलदार को क्यों मुकर्रर किया है, नायब तहसीलदार को क्यों मुकर्रर किया है, पटवारी को क्यों रखा है, किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं जी? अभी टेंडेंसी एक्ट भी आया, पता है? तो टेनेंट्स देखो वो अलग ही चीज है, हम तो इसमें अलग चीज है, लेकिन वो भी डीसी ने प्रोसीड करना है अब। हाँ वो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप देखिए, नहीं, देखो। इस स्टोरी से ये पता चलता है, आज ये ड्यूकॉम साहब के पास आए थे, ड्यूकॉम साहब के पास भी, जहाँ तक मुझे भी पता है, इस पे होना कुछ नहीं है। ये लिटिगेशन में भी जाएंगे, और लिटिगेशन में जाने के बावजूद भी, मैं तो रिट करूंगा ना, रिट डालने के बाद भी, ये जब इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे होना होगा, ये लिटिगेशन भी पेंडिंग रहेगी कोर्ट में। कोर्ट में पेंडेंसी ही केसों की इसलिए है कि सिर्फ फ्रेश केस सुने जाते हैं, रेगुलर केसों का नंबर नहीं आता है। लिटिगेशन का कारण ये है गुड गवर्नेंस का। मुझे यू ललित, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, उनकी एक कोट किया हुआ स्पीच याद आई। उन्होंने क्लियरली कहा था कि अगर सबॉर्डिनेट जुडिशरी, सबॉर्डिनेट कोर्ट या जैसे रेवेन्यू के कोर्ट हैं, वो अच्छे से अपना काम करें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर या अपलेंट कोर्ट के अंदर, बिल्कुल पेंडेंसी नहीं होगी। लेकिन वहीं पे जो अंकु जी ने बातें हमारे साथ की हैं, इनका असली नाम बलबीर सिंह है, बलबीर सिंह जी ने जो बातें हमारे साथ की हैं, ये क्लियरली कह रही हैं, ये दर्शाती हैं वो चीज़ें जो हमारी पब्लिक रोज़ाना फेस करती है। बिल्कुल। बात सिर्फ गैर मुमकिन खाड या गैर मुमकिन चुई खाड जो इन्होंने नेचर बताया लैंड का, इसकी बात नहीं है। बात उस चीज़ की है कि जिस बॉडी में, जहाँ जम्मू में इतनी गर्मी पड़ती है, डंसाल के एरिया में, जहाँ से वाटर बॉडी जा रही है, और उस वाटर बॉडी को वहाँ पे जो कैटल्स पानी पीती हैं, वो पानी पीने से रोक लिया जाता है और लैंड को इनक्रोच किया जाता है। हालांकि वो भी कोई और बंदे नहीं हैं, वो भी ही इनके को शेयरर हैं। इन्होंने नहीं इनक्रोच किया, उन्होंने इनक्रोच कर दिया। मुझे ऑब्जेक्शन ही नहीं है, मुझे ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना है, मेरी लिटिगेशन सिर्फ इतनी है कि जो कानून के खिलाफ है वो कर ही क्यों रहे हैं, वो कानून करवा ही क्यों रहे हैं। और जिन लोगों को इसको रोकना चाहिए था, वो लोग रोकने के बजाय उनको कह रहे हैं कि आपको इसमें सफल कैसे होना है, तो हम डिले कैसे करेंगे, ये लग रहा है सारी कहानी। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, आप मुझे एक चीज़ बताएं कि जो इस्तगासे पेश होते हैं, ठीक है, जो कंप्लेंट पेश होती है, क्या उसकी पैरवी नहीं चलती?
चलती है ना, चाहे सम्मन निकाल के, चाहे एक दो विटनेस पड़ती, मतलब एक दो उनको हियरिंग होती है, जो भी होता है। मेरा एक इस्तिगासा थ्रू SHO नायब तहसीलदार जज्जर कोटली के पास पेश हुआ, मेरे फादर साहब ने किया था। वो जिनके खिलाफ किया था वो आज भी आते जाते हमें धमकाते हैं। इस्तिगासा पेश हुआ था, नायब तहसीलदार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई कंप्लेनेंट के बयान नहीं लिए, कोई सम्मन इशू नहीं किए। जब मैंने वर्बली पूछा, एप्लीकेशन भी दी, एप्लीकेशन दी, वही बात आगे रिसीविंग तो उन्होंने देनी नहीं है। और मेरे को कहते मेरे पास लड़के नहीं है, रिसीविंग कैसे दूँ? ठीक है, आपने इस कैसे किया क्या? कुछ नहीं किया उन्होंने। क्यों? अगर मैजिस्ट्रेट है वो, उसके पास ये सिविल प्रोसीजर कोर्ट की हालात है, यहाँ रेवेन्यू कोर्ट की हालात है, और लिटिगेशन अब तो आधा कोर्ट शिफ्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी एक्ट जितने भी है, टेनेंसी एक्ट आया है, किसी को प्रॉपर्टी लीज पे देनी है, ये सारे मुद्दे अब DC साहब सुनवाई करेंगे। और DC साहब आपको आगे डेजिग्नेटेड ऑफिसर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास आपकी ये सुनवाइयाँ चलेंगी। तो आप देखिए, ये मैटर भी सब जुडिश ऑनरेबल हाई कोर्ट में हो चुका है, लेकिन बात फिर वहीं आके रुकती है कि हमारी कहानी जो है, कहानी ये पब्लिक मुद्दा है, इसलिए हम इस पे बातचीत कर रहे हैं। कोई घरेलू विवाद नहीं है। अगर ये कोई शेयरर भी हैं, लेकिन वो जो वाटर बॉडी है वो वाटर बॉडी कॉमन है, इनका क्लियरली कहना है। आप जुड़े रहिए द स्ट्रांग चैनल के साथ। फर्दर अपडेट के लिए धन्यवाद।